नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। उसी के दौरान क्लास लेते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो क्रमांक हमारा 3 है। आईपीसी के 2 वीडियो हमारे अपलोड किए चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो हमारा विषय है भारतीय दंड संहिता। उस पंखे चालू कर दो, बटन दबा दो वाला, प्लग के बगल में फंसा हुआ है। हाँ, यही ठीक है। तो ये हमारी क्लास 3 है। हम ले रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860। तो हमने कल अध्याय 2 के बारे में कहाँ तक बताया था बेटा? 1 से लेकर के 21 तक, माने लोक सेवक तक हमने कल सेकंड वीडियो बताया था। हम उसके आगे चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें कि इसमें धोखे से है ना, अध्याय 2 में सेक्शन 6 से लेकर के 53 का लिख गया है, उसमें धोखे से है ना। तो उसको आप 52 का मान लीजिएगा, एक मानवीय त्रुटि है वो। तो चलते हैं आगे। तो हम लेते हैं अपना धारा 22, सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 में परिभाषा दी गई, किसकी दी गई है? जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है। जंगम माने मीन्स होता है चल संपत्ति, है ना। क्या होता है? चल संपत्ति। तो कौन सी संपत्ति आईपीसी के संदर्भ में जो है वो जंगम संपत्ति मानी जाएंगी, ये इस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो इसमें क्या लिखा है कि हर प्रकार की कौन सी संपत्ति, मूर्त संपत्ति जो है वो जंगम संपत्ति है। तो पहली बात क्या लिखी गई है कि हर तरह की जो मूर्त संपत्ति है वो क्या है? जंगम संपत्ति है, लेकिन निम्नलिखित 3 चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि ये आपकी जो है वो स्थावर संपत्ति है ना। तो कुछ चीज़ को छोड़ करके, पहला है आपका भूमि। तो भूमि जो है जंगम संपत्ति नहीं है। फिर आपका वे चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हैं। दूसरा क्या है आपका? वे चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हैं। और तीसरा क्या है आपका? वे चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई चीज़ों से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों चीज़ों को छोड़ करके हर मूर्त संपत्ति क्या है? जंगम संपत्ति है। तो सिंपल परिभाषा है, माने हर मूर्त संपत्ति जंगम संपत्ति है, केवल इन 3 चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि ये चीज़ें क्या है? आपकी स्थावर संपत्ति हैं, माने अचल संपत्ति है आपकी। फिर अगला हम चलते हैं सेक्शन 23। ये भी पूछा जाता है आपका। तो इसमें 4 शब्दों की परिभाषा दी गई है। पहला तो आपका क्या दिया गया है? सदोष अभिलाभ। दूसरा आपका सदोष हानि। और फिर आपका सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। तो इसको हम बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना। क्योंकि लॉ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें टेक्निकल दृष्टि शब्द चुने जाते हैं, तो आपको समझने में कठिनाई होती है। तो उसका हम जो है मूल भाव अपने शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम चलते हैं जैसे कि सदोष अभिलाभ का क्या अर्थ है? दोषपूर्ण तरीके से क्या करना? लाभ प्राप्त करना। सदोष अभिलाभ का क्या मतलब है? कि दोषपूर्ण ढंग से जो है वो लाभ प्राप्त करना, जबकि ऐसा लाभ प्राप्त करने का विधि रूप से वो व्यक्ति हकदार नहीं था। माने विधिक रूप से ऐसा लाभ प्राप्त करने का वो हकदार नहीं था। तो ये आपका कहलाएगा सदोष अभिलाभ। फिर दूसरा शब्द आते हैं हम सदोष हानि। तो सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार जो है वो क्या है? हानि उठाने वाला हो। तो जस्ट उसकी अपोजिट है ये। और नीचे जो शब्द दिए गए हैं सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। तो कोई व्यक्ति सदोष लाभ अभिलाभ प्राप्त कब करता है या सदोष हानि कब उठाता है? तो कोई व्यक्ति जो दोषपूर्ण ढंग से कोई वस्तु प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, तो विधि ये कहती है कि उसने क्या किया? सदोष लाभ प्राप्त किया। और जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा जो है वो उसको कोई हानि होती है, दोषपूर्ण ढंग से उसको कोई हानि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हानि उठानी पड़ती है, तो उसी को कहा जाता है सदोष हानि उठाना। तो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं आपके। सेक्शन 23 में ये शब्दों की परिभाषा दी गई है। तो इतना ही क्वेश्चन हमने देखा है कि ज़्यादातर एग्जामों में इतनी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सेक्शन आपका 24, इसमें क्या सब परिभाषित किया गया है? बेईमानी से। तो बेईमानी से एक प्रकार से दुराशय का हमारे आईपीसी में ये प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि दुराशय का सिद्धांत जो है हमारी आईपीसी में स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया गया है।
लेकिन कुछ ऐसे शब्द जरूर बनाए गए हैं जो कि एक प्रकार से दुराशय को जो है हमारी आईपीसी में स्थापित करते हैं। तो उसी में से एक शब्द आपका है बेईमानी से। तो इस आशय से कोई कार्य करना, क्या है इसकी परिभाषा, क्या है, इस आशय से, यहाँ पे आशय इंपॉर्टेंट है। इस आशय से कोई कार्य करना कि किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण ढंग से जो है वो, दोषपूर्ण ढंग से क्या हो, लाभ हो, या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण ढंग से जो है वो हानि हो। तो यह कहा जाएगा कि वो व्यक्ति वो कार्य जो है, जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बेईमानी से कर रहा है। माने किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण ढंग से लाभ पहुंचाना या किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण ढंग से हानि पहुंचाना, यदि इस इंटेंशन से कोई कार्य किया जाता है तो विधि ये मानती है कि ऐसा कार्य जो है वो बेईमानी से किया जा रहा है, या ऐसा कार्य बेईमानी से किया गया। आगे बात समझ में इतना, आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 25 कपट पूर्वक। तो ये आपका 93 सिविल जज में क्वेश्चन आया है, देख रहा था मैं पेपर। तो पहला तो ये पूछता है आपका कि कपट पूर्वक, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कपट पूर्वक जो है वो किस धारा में परिभाषित है। तो किस में है, 25 में। तो इसकी हम कोडिंग कैसे बना सकते हैं, कपट 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 पाव भर रहा है ना, पास से हम क्या बना लेंगे, 25 बना लेंगे। तो इस तरह से हमको दिमाग में रखना है कि कपट पूर्वक शब्द जो कहाँ पे आपका 25 में है। और इसी से मिलता जुलता शब्द है ना, ये भी बेईमानी टाइप का शब्द है ना, ये गड़बड़ शब्द है सब, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। तो ये बेईमानी वाला शब्द जो है वो जस्ट इसके पहले है, तो उसको हम याद रख लेंगे कि वो 24 में है। तो कोई व्यक्ति, अब देखते हैं हम, कपट करने के आशय से कार्य का किया जाना ही कपट पूर्वक है। माने कोई व्यक्ति कोई कार्य कपट पूर्वक करता है, ये कब कहा जाएगा, जब उसका आशय जो है वो कपट करने का हो। अगर उसका आशय कपट करने का नहीं है तो वो कार्य जो है वो कपट पूर्वक नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे इंटेंशन की बात है कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, यदि उसका इंटेंशन जो है वो कपटपूर्ण है, कपट करना उसका इंटेंशन है, आशय है, तो वो कार्य जो है कपटपूर्वक होगा। लेकिन अगर इस तरह का आशय नहीं है, कभी कभी ऐसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं जिससे लोगों को क्षति हो जाती है, लोगों से धोखा हो जाता है, लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं होता, तो वहाँ पे कपटपूर्वक नहीं होगा। तो कपट के लिए क्या आवश्यक है कि कपट करने का जो है वो आशय होना आवश्यक है। चलिए हम देखते हैं कि इसके तथ्य कौन कौन से हैं। तो एक मामला आपका है डॉक्टर बिमला का मामला है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कपट के 2 तत्व बताए हैं। माने कपट कब माना जाएगा, जब उसमें जो है वो क्या होगा, पहला होगा आपका धोखा होगा और दूसरा जो है वो क्षति होगी। माने किसी व्यक्ति को धोखा होगा और उस धोखे से उस व्यक्ति को जो है वो क्षति होती है, तभी ये कपट पूर्वक जो है वो शब्द कंप्लीट होगा, कपट पूर्वक उसका आशय मान लिया जाएगा। चलिए फिर अगला हम चलते हैं। ये निर्णय आपका आया है, एग्जाम में आया है आपका, ये डॉक्टर बिमला का बाद है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें कपट के 2 तत्व बताए गए हैं, धोखा और क्षति, है ना। ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि कपट के तत्व हैं धोखा क्षति बेईमानी, है ना, इस तरह बना देगा। तो जिस भी विकल्प में आपके 2 शब्द लिखे हुए हैं, धोखा और क्षति, वो आपका जो है वो आंसर होगा। फिर अगला हम चलते हैं सेक्शन 26 में। तो इसमें रखा है, इसमें परिभाषित किया गया विश्वास करने का कारण। तो विश्वास भी, हम किसी पे विश्वास करते हैं तो विश्वास के पीछे कुछ जो है वो आधार होते हैं। हमारा विश्वास जो है वो निराधार नहीं होना चाहिए। तो विधि भी इस तरह की कल्पना करती है। विधि भी यही बात कह रही है कि यदि किसी बात पे आप विश्वास कर रहे हैं तो क्या करना है, आपके पास उस विश्वास करने के कारण होने चाहिए, उस विश्वास करने के हेतुक होना चाहिए। अगर हेतुक नहीं है तो आप विश्वास, आपका जो है वो विश्वास नहीं माना जाएगा। तो वही देखिए क्या लिखा है कि विश्वास के पर्याप्त हेतुक या कारण हो, ये इसके लिए ज़रूरी है। यदि विश्वास के पीछे आपके कोई स्पष्ट कारण नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है, तो फिर विश्वास करने का कारण जो है वो आपका नहीं बनता है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको याद रखिएगा 26 में है, पूछा जा सकता है ये। फिर हम चलते हैं, अगला सेक्शन हमारा है 27, है ना, 27 सेक्शन 27। तो ये भी एक टेक्निकल सेक्शन है। इसमें जो कहा गया है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में से यदि कोई संपत्ति मिलती है
तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति की संपत्ति है वो, माने पत्नी का मतलब पति की मानी जाएगी, और आपका जो लिपिक है और सेवक है तो जो जिसने उसको नियोजित किया है, जिसने उसको नियुक्त किया है, तो संपत्ति उस नियोजक या नियुक्तिकर्ता के कब्जे से मानी जाएगी। तो एक विधिक प्रकार की एक धारणा है, ये अवधारणा है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई संपत्ति किसी व्यक्ति ने चोरी की और जा कर के अपनी पत्नी को दे दिया, पुलिस ने तलाशी ली, वो पत्नी जो है पत्नी कब्जे से वो चोरी की संपत्ति प्राप्त हुई, तो विधि क्या मानेगी कि ये संपत्ति किस कब्जे से प्राप्त हुई, जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसी व्यक्ति के कब्जे से प्राप्त हुई। यही स्थिति आपकी जो है वो लिपिक और सेवक की है। यदि लिपिक और सेवक के कब्जे में से कोई संपत्ति ऐसी प्राप्त होती है तो ये माना जाएगा कि ये संपत्ति जो है वो मालिक के कब्जे से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो आपका सेवक है या लिपिक है तो क्या ये परमानेंट होना ज़रूरी है, इसको हम बोलते हैं ना कि स्थायी या अस्थायी। तो विधि में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा लिपिक या सेवक जो है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो वही बात हमने स्पष्टीकरण में जैसा लिखा हुआ है कि ऐसा लिपिक या सेवक अस्थायी या विशिष्ट अवसरों के लिए नियोजित भी हो सकता है, माने कि उसका परमानेंट होना आवश्यक नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। बहुत सारे हम कम करते हैं, अस्थायी रूप से हम किसी को नौकर रख लेते हैं, उसी दौरान अगर वो कोई संपत्ति कब्जे में मिलती है ना, तो वो हमारे कब्जे से मानी जाएगी। फिर हम अगला चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है आपका ये सेक्शन 28। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी डिटेल बनाया है, बैठे बैठे हुए बनाया है वीडियो, काफ़ी ढंग से समझाया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो 28 में क्या है आपका कूटकरण, 28 में क्या है कूट, 28 था कूट 28 कूट है ना, तो इसमें कुछ उच्चारण मिल रहा है ना 28 कूट। तो इस तरह से 28 में आपका जो है वो क्या है कूटकरण है। अब कूटकरण कब माना जाएगा, तो इसमें लिखा है कोई व्यक्ति क्या करता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदस्य बनाता है। माने कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक वस्तु को जो है वो दूसरे वस्तु जैसी या उसके सदस्य लगभग बनाने का प्रयास कर रहा है, बनाता है। और यदि उसका इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है, पहला है बात लिखा कि इस आशय से बनाता है वो कि इस सदस्य वस्तु से उस वस्तु की जो है वो तुलना की जाए, है ना, और कोई व्यक्ति जो है वो धोखा खा जाए। माने जो उसने नकली वस्तु बनाई है वो कोई असली वस्तु समझ करके उससे प्रवंचित हो जाए। तो अगर इस तरह का उसका इंटेंशन है, इस आशय से बनाता है कि वह उस सदस्य चीज़ से प्रवंचना करे, या यहाँ पे अगर डायरेक्ट उसका इंटेंशन नहीं है लेकिन वो ये जानता है या ये संभाव जानता है वो कि हमने जो चीज़ बनाई है तो लोग जो है वो उससे प्रवंचित हो सकते हैं, लोग उससे प्रवंचित हो सकते हैं और उस नकली वस्तु को जो है वो असली वस्तु मान सकते हैं, तो भी कूटकरण का अपराध जो है वो कूटकरण में मामला वो आ जाएगा। माने ये कहा जाएगा वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कूटकरण कर रहा है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका नीचे से, है ना, कि क्या कूटकरण के लिए नकल बिल्कुल ठीक वैसी ही हो, तो ये जरूरी नहीं है। माने कूटकरण के लिए जो है वो हूबहू कॉपी करना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जनरली ये देखा भी गया है कि बहुत सारे जो कूटकरण करते हैं इस तरह से, तो थोड़ी बहुत मामूली वो अंतर कर देते हैं ताकि वो इस कानूनी पॉइंट से बच सकें। तो इसी उद्देश्य से ये स्पष्टीकरण रखा है कि यदि आपने इतनी नकल कर दी कि लोग बाग जो है धोखा खाने लगे, उस नकली वस्तु को असली वस्तु समझने लगे, तो ये कूटकरण के लिए पर्याप्त है। हूबहू नकल होना का आप बचाव नहीं ले सकते कि साहब थोड़ा सा अंतर ये है। जैसे हम उसमें बता रहे थे कि बोतल लिए हुए थे, ऐसे ये उठाए बोतल लिए, जैसे बोतल लिए थे, है ना। अब किसी व्यक्ति, ये बोतल एक ब्रांड कंपनी की है ना, बाज़ार में खूब बिक रही है, बाज़ार में ये बोतल जो है काफ़ी बिक रही है। अब हमने क्या किया कि हमारी बोतल ही बिके बाज़ार में, है ना, और हमने उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रखी हमने, तो हमने जस्ट ऐसी पूरा यही रंग रखा, यही सब ढक्कन रखा, लेकिन हमने क्या अंतर किया, हमने ये जो हुड्डी दिख रही है आप लोगों को, ये हमने ये नहीं लगाई। तो यहाँ पे
हमने हूबहू नकल नहीं की, लेकिन तब भी हमारा इंटेंशन है अगर कि लोग बाग धोखा खाएं, वंचित हों, यह हमारा इंटेंशन है, हम संभाव जानते हैं ये, है ना, कि लोग बाग बिल्कुल ऐसा है, दिख रही है कि इस पर ध्यान नहीं देंगे लोग बाग और इसको असली मान लेंगे, तो भी ये कूटकण के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पे लास्ट में हम बता दें, उपधारणा वाली बात है। तो यदि हमने कोई नकली वस्तु बनाई है असली वस्तु के सदस्य, तो यदि मामला न्यायालय में पहुँचता है तो न्यायालय क्या उपधारणा करेगा कि ऐसी वस्तु हमने किस उद्देश्य से बनाई है, किस उद्देश्य से बनाई है, कूटकण के उद्देश्य से बनाई है, न्यायालय ये उपधारणा करेगा। लेकिन ये उपधारणा जो है वो खंडनीय उपधारणा है, माने सामने वाला व्यक्ति जिसने वो डुप्लीकेट वस्तु बनाई है वो ये साबित कर सकता कि नहीं साहब ये हमने जो है वो कूटकण के उद्देश्य से नहीं बनाई है। तो ये उपधारणा वाली बात याद रखिएगा, नकल हूबहू होना आवश्यक नहीं है, ये याद रखिएगा। और दो चीज़ें हैं इसमें, या तो उसका इंटेंशन आशय हो, सीधे सीधे इंटेंशन हो कि इससे प्रवंचना की जाए, या वो संभाव जानता है कि इससे प्रवंचना की जा सकेगी, तो वो व्यक्ति अगर जो वस्तु बनाता है वो क्या करता है, कूटकण करता है। तो ये हमारी आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 का आज हमने बताया आपको सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 28 तक। तो इसमें से अगर कोई में कहीं डाउट हो तो आप आपको कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। और अगली क्लास हमारी जो लॉ की क्लास चौथी क्लास होगी, तो उसमें मैं इसके आगे के सेक्शन 29 से लेकर के और देखेंगे कहाँ तक पढ़ा पाते हैं, तो वहाँ तक होगी। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, आप लोगों से एक बार पुनः विदाई लेता हूँ ताकि अगले वीडियो में मिल सकूँ। नमस्कार, धन्यवाद।